Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 12th July 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं, it is with regard to India host करने वाला है the first ever international manuscript heritage conference. What do you mean by the term manuscript? Manuscript is when you talk about जो हाथ से लिखने वाले डॉक्यूमेंट्स थे, ओल्डन टाइम के डॉक्यूमेंट्स थे, राइट? तो इसका एक कॉन्फ्रेंस होगा. कहां पे होगा ये? दिस इज गोइंग टू हैपन इन न्यू दिल्ली फ्रॉम द 11th to the 13th September. Okay, now why have they selected this date? It's also because it has some recognition. यहाँ पे हम देखते हैं कि कमोमरेट करेंगे स्वामी विवेकानंद ने बैक इन द डे in 1893 on this particular date, September 11th. He gave a conference, he gave a speech in the World Parliament of Religions. कहाँ पे स्पीच दिया था उन्होंने? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. और ये जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये कहाँ पे था? दिस वॉज इन शिकागो. So it was that very date and that's why we have maintained that particular date only. Now इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल होगा रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, और ये पार्ट होगा इंडिया के एक मिशन का जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन. नाउ दिस इज अ न्यू मिशन जो इस साल के यूनियन बजट में अनाउंस किया था. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मिशन ऑल अबाउट? लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्टली ये चाहता है कि हम प्रिजर्व करें उस सभी डॉक्यूमेंट्स को, डिजिटाइज करें एंड डिसेमिनेट करें, यानी नॉलेज सब जगह ट्रांसफर करें ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स. सो दिस इज रिलेटेड टू मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसका डिजिटाइजेशन, उसका प्रेजर्वेशन. फर्दर ये मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करेगा एंड इट विल इंश्योर दैट न्यू जनरेशंस, जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी इसका लाभ उठा सके. नाउ ये कौन से मिनिस्ट्री देख रही है? This is with regard to our culture. So yes, it is Ministry of Culture that is mainly overlooking this mission. Now इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये एग्जिबिट करेगा इंडिया के रिच मैन्यूस्क्रिप्ट्स, राइट? इंडिया के इवन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में जो हमारे विनर्स हैं या जो विनिंग स्क्रिप्ट्स हैं या जो जिसको रिकग्निशन मिला है, उनको भी ये एग्जिबिट करेगा. फर्दर देयर विल बी लाइक वर्कशॉप्स, स्टार्टअप्स जो इस रिलेटेड है उनको शोकेस करेंगे हम. सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. तो ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है जो यूनेस्को का हम एग्जिबिट करेंगे, ये भी हम थोड़ा देखते हैं. ये यूनेस्को का प्रोग्राम है कॉल्ड एज अ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम. ये लॉन्च हुआ था 1992 में एंड द मेन एम वाज ताकि हमारे जो रिच कल्चर हेरिटेज है विद रिगार्ड टू मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ओरल ट्रेडिशंस और रिटन रिकॉर्ड्स, इसको हम प्रिजर्व करें ताकि आगे की पीढ़ियों को भी इसके बारे में पता चले, राइट? सो दिस इज मेनली टू सेफगार्ड द रेयर डॉक्यूमेंट्स, द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, द ट्रेडिशंस. कोई कंटेंट मिला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ग्लोबल या यूनिवर्सल वैल्यू है इसका, तो उनको हम प्रिजर्व करेंगे. फर्दर कितने टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे? देयर आर अबाउट 570 सच डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया है, जैसे कि श्रीलंका का रिकॉर्ड है महावंशा. फर्दर वी हैव आल्सो द शैव सिद्धांत व्हिच इज ये इंडिया का डॉक्यूमेंट. ऑस्विच ट्रायल रिकॉर्डिंग जर्मनी. ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे 570 रिकॉर्डिंग्स हैं. इंडिया के कितने हैं यहाँ पे? एज ऑफ 2025 हम देखते हैं 13 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. Okay, 13 contributions. So we have Rigveda, Abhinav Gupta, who was a Shaivite scholar, philosopher. Then we have the non-alignment movement के बारे में जो summit हुई थी, उसके जो भी important data है वो भी बताया था. So where was the summit that happened first time? It happened in Belgrade. उसके अलावा Dutch East India Company, उनके archives. So joint submissions मतलब इंडिया और उस country ने jointly submit किया है, उसको भी recognize किया है. So total ऐसे 13 हमारे submissions हैं. इस साल
कौन से सबमिशन आए हैं? सो वी हैव सीन 2 ऑफ देम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. द फर्स्ट वन इज नाट्य शास्त्र, दैट इज रिटन बाय भरत मुनि, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में है. एंड सेकेंड इज भगवद गीता, एंड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू व्यास. तो ये आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए. इंडिया के कौन से बुक्स को या वर्क्स को रिकॉग्नाइज किया है बाय द यूनेस्को अंडर द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसको हम एग्जिबिट करेंगे सितंबर के कॉन्फ्रेंस में. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल अगेन विद रिगार्ड टू कल्चर से है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टू अस, बिकॉज हम देख रहे हैं इंडिया गेट्स इज 44th साइट. ओके, अभी तक हमने देखा है वी ऑलवेज स्टडीड विद रिगार्ड टू 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट. तो अभी कौन सा है? 44th यहाँ पे ऐड होगा. कहां पे, कब? सो इंडिया एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है यूनेस्को का, और ये यूनेस्को का 47th मीटिंग है. इनफैक्ट रिमेंबर कि 46th वाला जो था ये न्यू दिल्ली में हुआ था. ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्फ्रेंस पिछले साल यानी कि 2024 में ये न्यू दिल्ली में हुआ. क्लियर? और अभी जो है 2025 में जो जुलाई में समिट होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेयर? दैट इज गोइंग टू बी इन पेरिस. ये पेरिस फ्रांस में होगा. ठीक है. So now which is the site that has been going to be getting the recognition of the 44th site? This is the Marathas military landscape. मराठास मिलिट्री लैंडस्केप. तो मराठास के टाइम पे जो फोर्ट्स थे, सो वी नो 17th सेंचुरी में एक बहुत ही पावरफुल किंगडम रूल करती थी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द शिवाजी महाराज. सो यहाँ पे हम देखते हैं इनके जो फोर्ट्स हैं दे कंसिडर्ड एज रिच हेरिटेज फॉर द कंट्री, बिकॉज इट एग्जिबिट्स काइंड ऑफ द वेलर, या उस टाइम पे जो मिलिट्री उनका जो एक्सपीरियंस है ये सब हमको दिखता है इनके फोर्ट्स में. सो नाउ we're going to see which are the forts that are got. Total कितने sites हैं इसके मराठा के लैंडस्केप में? There are total of 12 sites. Okay, and where are they located? Most of them are located in Maharashtra. However, there's one that is located in Tamil Nadu, and that is the Jinji Fort. तो ये वाला सिर्फ तमिलनाडु है, बाकी के जो भी है ये महाराष्ट्र में है. So let's go and quickly read which are these forts. सलेर फोर्ट, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग. ठीक है, इसमें याद रखना सिंधुदुर्ग जो है ये पानी के अंदर है, सो इट्स अ कोस्टल फोर्ट. सो इट्स अ मार्वल टू सी दिस पर्टिकुलर फोर्ट बिकॉज ये पानी के राइट बीच में है. ओके, जैसे हमारा जल दुर्ग और सब है, सो वैसे. सो नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी इम्पोज किया है, दैट इज पोस्ट है कि व्हाट इज द फर्स्ट साइट दैट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आपको ऐसा बताना है कि पहला ऐसा साइट कौन सा है द वर्ल्ड यूनेस्को का हेरिटेज टैग जिसको मिला था. यू नीड टू ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आल्सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट यूनेस्को, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसके 2 प्रोग्राम्स देखे हैं कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो उसके बारे में जल्दी से देखते हैं. ओके, सो यूनेस्को जो है इट वाज क्रिएटेड ऑन 16 नवंबर 1945. यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रमोट करना चाहता है पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू व्हाट? थ्रू कल्चर, थ्रू आर्ट्स, थ्रू साइंस. ओके, ये इनका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है एंड द करंट डायरेक्टर जनरल इज ऑड्री अजूले. We also remember World Heritage Day कब मनाया जाता है? World Heritage Day is celebrated on 18th of April. 18th of April. तो आपको ये इंफॉर्मेशन और सब पता होनी चाहिए. All right, let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू भारत रत्न. तो बहुत सारे एमपीज यहाँ पे चाहते हैं कि दलाई लामा को यहाँ पे भारत रत्न मिले. तो नाउ दे आर साइनिंग अ पिटिशन. सो एटलीस्ट 100 लोग यहाँ पे साइन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू आस्क कि यस दलाई लामा शुड गेट. एंड वी नो कि दलाई लामा रिसेंटली न्यूज में भी थे. ही इज गोइंग टू सिलेक्ट हिज सक्सेसर. 90 इयर्स हुआ है इनका. सो ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन इन द पास्ट. इसके बारे में एक MIT भी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर किया है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट वीडियो एज वेल. ओके, सो कमिंग टू डायरेक्टली कि भारत रत्न किसको दिया जाता है. नाउ वी नो दलाई लामा इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, राइट. तो इनको क्या दिया जाएगा ये सब हम देखते हैं. कैन ही गेट दिस अवार्ड? दैट वी आर गोइंग टू सी क्विकली. सो फर्स्टली
ये जो भारत रत्न है, दिस इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट honorary award, highest civilian award that is given by the government of India. And government of India, who is presenting this award? It is the president. Now president किसके recommendation में ये award देती है? It is on the basis of the recommendation that is given to them by the cabinet, by the prime minister. Now usually हम देखते हैं कि 3 से ज्यादा award तुम नहीं दे सकते. So according to this, maximum of 3 भारत रत्न awards can be presented. बट इसका उल्लंघन हुआ है बहुत टाइम. हम देखते हैं लाइक लास्ट ईयर देयर वर 5 अवॉर्डीज, राइट. तो बहुत टाइम ऐसे भी हुआ है कि 3 से ज्यादा भी मिले हैं. ओके लेकिन फर्स्ट टाइम जब अवार्ड दिया था इन 1954, 3 पीपल गॉट दिस अवार्ड. हु आर दे? दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सर CV रमन एंड C राजगोपालाचारी. तो ये फर्स्ट टाइम अवॉर्डीज थे इन 1954. Further, they are not allowed to use the भारत रत्न as prefix. तो आप उनको ये ऐसा नहीं बोल सकते भारत रत्न so and so, या उनके बाद ऐड नहीं कर सकते. You cannot use that in your official documents and so. और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? Now that you are going to tell me. Abolition of titles, ये कौन से आर्टिकल, कौन से फंडामेंटल राइट में बताया जाता है? Abolition of titles, यानी कि they can't use this particular award as a prefix at the end or at the start. फर्दर ये कोई रिटन रूल भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाएगा. एंड हैव नॉन इंडियंस गॉट द अवार्ड? द आंसर इज यस. ऐसे 2 अवार्ड मिला है. एक है खान अब्दुल गफर खान एंड द नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला. तो इन 2 को अवार्ड मिला है विद रिगार्ड टू नॉन इंडियंस. एंड कोई अवार्ड, कोई इमेजिन इफ देयर इज अ पर्सन हु इज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन, या बाय बर्थ इंडियन सिटीजन नहीं था पर बाद में इंडियन सिटीजन हुआ. ओके सो दिस इज एन एग्जांपल दैट वी हियर हैव इज नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन, जो पहले एक फॉरेनर थे ओके और बाद में इधर बहुत साल रह के दे बिकेम एन इंडियन सिटीजन. एंड दैट इज मदर ट्रीजा, जिनका अर्लियर नाम था एग्नेस गोंसा बोजास्यू. सो दिस इज द नेम दैट इज मदर ट्रीजा, वी कॉमनली कॉल हर एज. तो इनको भी भारत रत्न मिला है 1980 में. Further, who is the youngest ever Bharat Ratna awardee, who is also the first sportsman to give this award? And the answer is Sachin Tendulkar, जिनको मिला था at the age of 40 years. Okay, now also understanding कि जब आपको अवार्ड मिलता है क्या क्या मिलता है आपको. सो यू गेट अ सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड एज सनद, ओके, जो प्रेसिडेंट साइन करता है. सेकेंड, तुमको एक मेडेलियन मिलता है विच इज कास्ट इन ब्रॉन्ज. ओके सो ब्रॉन्ज मेडेलियन. और क्या क्या होता है उसमें? सो यू हैव अ लीफ ऑफ द पीपल ट्री, इट्स अ लीफ ऑफ अ पीपल ट्री एंड द सनबर्स्ट इन द सेंटर. नीचे आप लिखा भी जाता है कि भारत रत्न ऐसे लिखा जाता है. एंड वी ऑल्सो सी इट इज रिटन, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया का पिक्चर होता है, एज वेल एज लिखा जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते. कैन यू टेल मी ये कौन से उपनिषद से लिया है? Which Upanishad is the term Satyameva Jayate taken from? You are going to write that in the comment section. Okay. Further, क्या कितने पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं मिलते. So there is no monetary endowment. Initially हम देखते थे you would only get a Bharat Ratna for these things. That is literature, science, arts and public service. But 2011 के बाद इसको expand किया था as saying that any human endeavor, मतलब जो भी तुमने एक्सेल किया कुछ ही किसी भी फील्ड में तुमको ये मिल सकता है. सो दैट इज हाउ दे हैव एक्सपेंडेड इट. मरने के बाद क्या मिल सकता है तुमको भारत रत्न? द आंसर इज यस. ओरिजिनली तो ऐसा लिखा नहीं था बट 1966 में ये ऐड किया था कि यस मरने के बाद भी तुमको मिल सकता है. सो हियर वी हैव सीन हु हैज गॉट 18 such awards have been given, like Dr. B.R. Ambedkar, Lal Bahadur Shastri, Morarji Desai, M.G. Ramachandran. इनफैक्ट इवन सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था ये अवार्ड, बट उनके फैमिली मेंबर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया. मरने के बाद उनको मिला था ये अवार्ड बिकॉज दे डिड नॉट एक्सेप्ट द रीजन फॉर द डेथ. दे डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर द डेथ. सो दैट इज व्हाई वी सी दैट ही हैड नॉट टेकन. बट एनीवे, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी अंडरस्टैंड with regard to the Bharat Ratna. Let's now proceed to the next article. Next article एक important editorial जो आज के The Hindu में दिया गया है. Let us quickly see some important facts. Now what exactly is this
आर्टिकल टेलिंग अस ऑल अबाउट? आर्टिकल कहता है जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, तो हम समझेंगे कि जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है, टॉप रैंक कौन है, बॉटम रैंक कौन है, इंडिया का रैंक क्या है. विल ऑल्सो सी विद रिगार्ड टू किस बेसिस में तुमको रैंकिंग दिया जाता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है, कैसा है, क्यों कम है, ये सब आर्टिकल में डिस्कस किया जाता है. तो लेट्स सी एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. फर्स्टली ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में समझते हैं. तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है हम देखते हैं, ये रिलीज करते हैं बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवरी ईयर. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1971 बाय द फाउंडर का नाम क्या है? क्लॉस श्वाब. ओके, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन इंजीनियर. इसके अलावा हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर्स है अ प्लेस कॉल्ड कोलोनी विच इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ओके, विच इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के. नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बेसिकली सीइंग द गैप बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, कंट्री वाइज हम देख रहे हैं कि मेल्स और फीमेल्स में जितना गैप है, जेंडर इक्वालिटी है, ये मेजर करते हैं. तो 4 चीजें यहाँ पे फोकस किया जाता है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी विद रिगार्ड टू वेजेस, विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. सेकेंड इज एजुकेशनल अटेनमेंट, कितना उनको पढ़ा लिखाया जाता है. थर्ड, उनका हेल्थ. एंड फोर्थली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी गवर्नमेंट में इनका रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल कैसा है. सो ये 4 चीजों में यहाँ पे हम देखते हैं. टॉप रैंकर कौन सा है? टॉप रैंक है आइसलैंड. ओके, एंड रिमेंबर आइसलैंड बहुत 16 टाइम्स इट हैज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप. इनफैक्ट आइसलैंड वाज आल्सो इन द न्यूज बिकॉज इट्स अ टॉप रैंक फॉर विच अदर रिपोर्ट. ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, विच इज द अदर रिपोर्ट इन विच आइसलैंड हैज बिकम द टॉप रैंक ऑल्सो. फर्दर बॉटम रैंक कौन है? हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान. सो बहुत खुश है हम, वो बॉटम रैंक में है. बट इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 131 आउट ऑफ 148. सो रैंक 1 इज आइसलैंड, रैंक 148 इज पाकिस्तान एंड रैंक 131. इतना भी अच्छा हमने नहीं किया है बिकॉज वी सी दैट पिछले साल से, यानी कि पिछले साल 2024 में हम 129 थे और इस साल हम 131 है. सो हम और भी नीचे गए हैं. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द लो परफॉर्मेंस? ये आर्टिकल में बताता है. सो आर्टिकल बताता है इंडियाज परफॉर्मेंस 2 चीजों के लिए प्रॉब्लमैटिक है. एक है तुम्हारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और दूसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल. इनफैक्ट अगर आप दूसरे फैक्टर्स में भी देखो, एजुकेशन या पॉलिटिकल अटेनमेंट, इसमें भी हमने कुछ खास किया नहीं है. बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे जो लोकसभा में 543 टोटल मेंबर्स होते हैं, राइट. इसमें कितने महिलाएं हैं? वी हैव ओनली 74 आर वुमेन, राइट. सो ये तो मतलब बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ 13% है, बस केवल 13% है. सो इट्स अ वेरी लो परफॉर्मेंस देयर एज वेल. बट हमने बिल्स भी लेके आए हैं कि चलो 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग विद द करंट डेटा कि हाँ, हमने वहां पे इंप्रूवमेंट किया है. Now coming to the problematic area, this sector, that is economic and health. Economic में हम देखते हैं कि जो फीमेल लेबर फोर्स है ये अभी भी लो है, मतलब ज्यादा मेल डोमिनेटेड फील्ड है. लेबर में हम देखते हैं मेल्स आर मोर कंट्रीब्यूटिंग देन द फीमेल्स. एंड यहाँ पे कहा जाता है कि विमेन को जो कमाई होती है, दे अर्न ऑल्सो लेस देन थर्ड ऑफ द मेंस. सेम जॉब के लिए विमेन को कम पेमेंट देते हैं एज कंपेयर टू द मेल. फर्दर मैकेंजी, ये जो रिपोर्ट है इसमें एस्टिमेट किया है कि 770 बिलियन जीडीपी हम गेन करेंगे, हमको मिल सकता है बाय 2025 अगर मेल्स और फीमेल्स को इक्वल तराजू या इक्वालिटी पे आए. How much can we get? 770 billion, which is a big opportunity, a missed opportunity. Second is health and survival. यहाँ पे भी हम देखते हैं जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये भी स्क्यूड है बिकॉज अभी भी मेल प्रेफरेंस ज्यादा है. सेकेंड एस्पेक्ट की 57% ऑफ द वुमेन आर अनेमिक, जिसके कारण उनको लेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ इवन विद रिगार्ड टू एजुकेशन सेक्टर्स. तो हर जगह पे यहाँ पे भी उनको कम मिलता है. सेकेंड थिंग इज
हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वुमेन की, इट इज लोअर देन मैन, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इज अनदर रीजन व्हाई वी आर गोइंग डाउन इन दिस रैंकिंग. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में आर्टिकल में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द की. इन्वेस्टमेंट कहां पे? इन्वेस्ट करो प्रॉपर मटर्निटी बेनिफिट्स में, इन्वेस्ट करो इन विद रिगार्ड टू चाइल्ड सेंटर्स. ओके, यानी कि जो क्रैश होते हैं, चाइल्ड सेंटर्स, या कि वो अपनी बच्चे को प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन देके वो काम में कंट्रीब्यूट भी करे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन डोंट डू जॉब्स ऑल्सो बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली, राइट. तो यहाँ पे भी तुम प्रॉपर सेंटर्स रखो ताकि उनका केयर एंड प्रोटेक्शन करें एंड वुमेन कैन देन कंट्रीब्यूट हियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू द जेंडर गैप इंडेक्स एंड इंडियाज परफॉर्मेंस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा. तो यहाँ पे ये 5 साल के बाद वापस से चालू हुआ था. क्यों बंद हुआ था? बिकॉज एक तो है कोविड-19, उसके अलावा चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशंस भी थे, द गालवान स्टैंड ऑफ एंड LAC एंड ऑल ऑफ दैट की वजह से 5 साल नहीं हुआ. अभी 5 साल के बाद हो रहा है. दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यात्रा? लेट्स अंडरस्टैंड. तो ये है कैलाश मानसरोवर यात्रा. ठीक है, अभी तक 750 पिलग्रिम्स को सिलेक्ट किया था. और कौन सिलेक्ट करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल. तो किसी को भी भेजते नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सब चेक करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ये जाता है. फर्दर कितने लोग जाएंगे? 750. तो यहाँ पे हम देखते हैं 250 पीपल विल गो थ्रू द लिपुलेख पास. लिपुलेख यहाँ पे है उत्तराखंड में, सो दिस इज लिपुलेख. ओके, एंड बाकी के जो हम देख रहे हैं 500 पीपल आर विल बी गोइंग फ्रॉम द नथुला पास. वेयर इज नथुला पास? यहाँ पे, एंड नथुला पास इज इन सिक्किम. तो लिपुलेख इज इन उत्तराखंड, नथुला इज इन सिक्किम. ठीक है, तो यहां से वो जाएंगे कहां पे? यू कैन सी दिस माउंट कैलाश मानसरोवर लेक. यस, दिस इज वेयर दे विल बी गोइंग. नाउ योर क्वेश्चन इज क्या करेंगे, क्यों जाएंगे? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज व्हाट वी will understand. तो माउंट कैलाश की बात करें, दिस इज इन द टिबेटन ऑटोनॉमस रीजन, जो एक ट्राई जंक्शन में रहता है बिटवीन इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल. ओके, सो इट्स इन द गारी प्रीफेक्चर, तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन में, विच इज 3 कंट्रीज यहाँ पे मिलते हैं, दैट इज इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल. फर्दर ये 2 लेक्स के साउथ में रहते हैं. सो इट्स लोकेटेड साउथ ऑफ द माउंटेन. देयर आर 2 लेक्स, मानसरोवर एंड रक्षास्थल. तो मानसरोवर इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड रक्षास्थल इज अ सॉल्ट वाटर लेक. ये 2 आपको पता होना चाहिए. फर्दर ये साइट जो है, इट इज वेरी सेक्रेड फॉर 4 सच रिलीजन्स. फर्स्ट is Hinduism, Buddhism, Jainism and Bon tradition. पहले देखते हैं Hinduism. It is the home of Lord Shiva. Okay. For Buddhism, it is said that it is the navel of the universe. वो मानते हैं. Jainism, it is said that it is the site of the enlightenment. उनके first तीर्थंकर, जैसे महावीर है, he is the last तीर्थंकर, वैसे first तीर्थंकर is ऋषभ. ओके, ऋषभ. तो ऋषभनाथ जो है, ही इज द फर्स्ट तीर्थंकर, उनका एक एनलाइटनमेंट साइट है. फर्दर बॉन जो है, दिस इज मेनली द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द तिब्बतन पीपल. ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन. तो वो यहाँ पे मानते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ द अबोर्ड ऑफ द स्काई गॉडेस, जो है सिपाईमेन. ठीक है. Further, 4 major rivers that we see is Indus, Satluj, Yarlung, Sangpo and Karnali. So we have Indus, Satluj और Yarlung. Yarlung Sangpo is nothing but Brahmaputra. Okay, so ये तिब्बत में इसको Yarlung Sangpo बोलते हैं. एंड हम देखते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना. ठीक है. एंड सैंगपो इज ऑल्सो सेड फॉर इन चाइना. ओके, सो करनाली जो है, ये घाघरा रिवर है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. करनाली हम कहते हैं इन नेपाल में इस रिवर को करनाली कहते हैं, whereas in India we call it घाघरा. तो ब्रैकेट में जो दिया है वो इंडिया में जो नाम है वो
देखते हैं हम. So this is with regard to the mount and the yatra that has started. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं is where we see that हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये कॉन्वोकेशन गए थे 62nd कॉन्वोकेशन ऑफ द IIT मद्रास. ओके, तो इन्होंने यहाँ पे प्रेज किया है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि वी वर एबल टू टैकल 9 पाकिस्तानी साइट्स. ओके, बहुत प्रिसिशन से, इंडिया का कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ. ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव थिंग्स दैट दे सेड. फर्दर ही सेड कि फर्स्ट जो था मतलब द ऑपरेशन जो है इट टुक ओनली अबाउट 23 मिनट्स. स्टार्ट हुआ था 1:05 AM को और खत्म हुआ 1:28 AM को. सो इट ओनली टुक 23 मिनट्स टू एलिमिनेट दीज पाकिस्तानी मिलिटेंट साइट्स. फर्दर हम देखते हैं कि NSA कौन है, इनका नाम क्या है, अजीत डोवल. Okay, now this particular office was created, Ajit Doval. This office was created in 1998 during the time of Atal Bihari Vajpayee. ठीक है, and this particular office is important because ये एक principal advisor है to the Prime Minister in case of political and security of the country. तो ये major advisor हैं. So these are mainly the cabinet, like secretary, जैसे IAS officers होते हैं वैसे इनका रोल होता है. Now आपको यहाँ पे question है कि who is the first ever national security advisor to the country? ये आपको बताना है in the comment section. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल ट्रम्प के बारे में है. Not a day goes without discussing him, right? तो इनके बारे में क्या क्या उन्होंने बस थोड़ा अभी बताया है तो थोड़ा बस देखते हैं. तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने पहले लगाया था बड़े बड़े टैक्स लगाए थे, लिबरेशन डे बोला था. सो नाउ ये सेड कि हम लेटर्स लिखेंगे, नोटिफिकेशन लेटर्स देंगे डिफरेंट कंट्रीज को और उनमें बताया जाएगा कि तुमको कितना हम टैक्सेस लगाएंगे, कितना टैरिफ्स लगाएंगे तुम्हारी कंट्री में, ये हम बताएंगे. तो ब्राजील को मिला है 50%. ओके, ब्राजील हैज गॉट 50%, कनाडा हैज गॉट 35%. तो ऐसे उन्होंने बोला कि हम अलग अलग इशू करेंगे लेटर्स. अगर तुमको लेटर नहीं मिला इसका ये मतलब नहीं तुमको टैक्स कटेगा नहीं. यहां पे बोला है कि 15% या 20% लग सकता है जिनको लेटर्स नहीं मिला है. ओके, ऑन ट्रेडिंग पार्टनर्स नॉट इशूड स्पेसिफिक. अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं. नाउ दिस इज अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं कि पहले तो बोला था कि 10% टैक्स मिलेगा, तो ये 10% क्या इसके अलावा और 15% लगेगा या उसमें ही प्लस 5% होगा? ऑल ऑफ दैट इज स्टिल येट टू बी सीन. तो इसीलिए बस आर्टिकल हम देख रहे हैं. ये कब लगेगा? August 1 से लगेगा. तो उसके पहले तो पता चलेगा कि हम पर कितना टैक्स लगा है. तो अभी देखते हैं कि August 1 के बाद क्या क्या और होता है. Anyway, this is a very brief article that we've discussed with regard to the taxation and the recent update because ये हम पहले भी कर चुके हैं. Next article हम देखते हैं genetic analysis of the Asian rhinos. Now rhinos की बात करें, there are different types of rhinos. First we will see what are the different types of rhinos and then we'll see the article. यहाँ पे हम देखते हैं कि राइनोस 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो एंड सुमत्रन राइनो. जावन एंड सुमत्रा, ओके, दीज आर मेनली यू मस्ट हैव हर्ड इंडोनेशियन आइलैंड्स है तो वहां पे ज्यादा मिलता है. Whereas अगर आप ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की बात करें, दे आर फाउंड इन नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया. बट मेनली ओके, मेनली दीज आर ऑल एशियन राइनो रेंज. मेनली इंडिया और नेपाल में पाते हैं द वन हॉर्न राइनो. एंड सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया. Okay, so one horn rhinos are found only in India and at present they are found in which place? Majorly they are found in Assam. ठीक है. So if you see rhinos का जो IUCN list है, जावन सुमत्रा are critically endangered whereas the great horn one rhino is vulnerable. ठीक है, ये इनका IUCN status है. So now let's understand about the one horn rhino. ये बाकी के राइनो स्पीशीज के मुकाबले इट इज द लार्जेस्ट स्पीशी. ओके, सो एंड लार्जेस्ट आर फाउंड इन विच प्लेस? इट इज फाउंड इन इंडिया इटसेल्फ. सो इफ यू सी काजीरंगा, पोबितोरा, ओरांग, मानस, ये सब आसाम में है जहां पे यू फाइंड देम इन प्लेंटी. सेकेंड इज जल्दापरा, गोरुमारा, ये वेस्ट बंगाल में है. नाउ यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स बिकॉज दे कैन आस्क यू कि लोकेशन वाइज ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ये नेशनल पार्क कहाँ पे है. सो यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द सेम. सेकेंड इज दूधवा. दूधवा इज इन उत्तर प्रदेश. तो ये सब कहाँ पे? इंडिया में है और कहाँ पे इनके लोकेशंस है ये आपको पता होना चाहिए.
सेकेंडली हम देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है कि हम इसका जेनेटिक सैंपलिंग कर रहे हैं, मतलब इसका जेनेटिक सैंपल्स लेके हम दे रहे हैं इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और यहाँ मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड। नाउ व्हाई आर वी मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ राइनोस? ओके, सो वन थिंग इज बिकॉज इसका पोचिंग हो रहा है, इसका हंटिंग हो रहा है, तो बहुत ही इलीगल ऐसे स्मगलिंग हो रहा है, दूसरे कंट्रीज किलिंग कर रहे हैं, तो इसको स्टॉप करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया है द रोडिस प्रोग्राम और द राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम्स। Okay, so this is a wildlife forensic tool जिसको स्पेशली डेवलप फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। तो क्या करते हैं ये कंपेयर करते हैं, मान लो स्मगलिंग करके उनको एक राइनो हॉर्न मिला, तो उसका डीएनए सैंपल लेंगे और डेटाबेस से मैच करेंगे कि क्या ये इंडिया वाला सैंपल है या बाहर से लेके आए हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्राइम्स कैसे हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखते हो देयर इज अ डेटा कॉल्ड एज UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। इस रिपोर्ट में पता चला है कि द मोस्ट ट्रेडेड एनिमल स्पीशी इज राइनोस, और उनके हॉर्न के लिए इसका ट्रेडिंग ज्यादा होता है। तो इसीलिए इंडिया ने अपना एक प्रोग्राम चलाया कॉल्ड एज द रोडिस प्रोग्राम। सेकेंड, ये सैंपल्स किसको दिए जाएंगे? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इट्स हेडक्वार्टर्ड एट देहरादून, उत्तराखंड। ओके, तो इससे क्या होगा? बेटर मैनेजमेंट करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे द राइनो पॉपुलेशन की। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्पीशीज। एंड द लास्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज विद रिगार्ड टू द महाराष्ट्र's कंट्रोवर्शियल बिल। तो ये बिल पास हो चुका है विद रिगार्ड टू वॉइस वोट्स। क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये अर्बन माओइज्म क्या है? व्हाट इज दिस टर्म? लेट्स अंडरस्टैंड। अर्बन माओइज्म इज व्हेन जो CPI जो नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी है ताकि वो अर्बन एरियाज में फैल सके। तो नॉर्मली इफ यू सी द माओइज्म और द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और द नक्सलाइट एरियाज, ये रूरल विलेजेस में होते हैं, गांव में होते हैं, राइट? तो अभी ये कहाँ पे फैल रहे हैं? ये फैल रहे हैं अर्बन एरियाज में। सो दैट इज कॉल्ड एज अर्बन माओइज्म। अभी कैसे फैल रहे हैं? ये स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, स्कॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनको टारगेट करते हैं और उनका सपोर्ट ये विन करते हैं। नाउ दे डू दिस बाय फॉर्मिंग NGOs, media campaigns, protests, legal activism, right? All of this is how they try to infiltrate in the political organization. So you know it is said as it is Naxalism but without AK-47, without arms. तो हथियार यूज नहीं कर रहे बट माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। फर्दर हम देखते हैं ये सपोर्टर्स आर नॉट यूजिंग आर्म्स बट फाइनेंशियल एड, लॉजिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल, इसका सपोर्ट इनको मिलता है। It is also called as fifth generational warfare. Why it's called as fifth generational warfare? Because यहाँ पे हथियार वथियार तो नहीं, but ये मीडिया सपोर्ट, ओके, यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट इनको ये मिलता है। Okay, so you know there's some sort of financial aid and all of that which they are getting, and that is why it's called as fifth generation. तुम public का interference लेते हो, public को confidence में लेके आते हो, that is how you are you know kind of creating another problem, another war. So that is what is left wing. अभी कहाँ पे होता है left wing extremism? Usually we have Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, okay, we have Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, some parts of Karnataka, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे भी हम देखते हैं where we have left wing extremism. So green में जहाँ पे देख रहे हैं वो कम है but है, that is what we understand. So this is also called as red corridor because जहाँ पे फैला है left wing extremism, that area is called as left wing red corridor. और पहला जो region था it was West Bengal, नक्सल बारी village, 1967, छनु मंजुमदार जिसको कहते थे उन्होंने स्टार्ट किया था. So that is where it had started, but it has spread to various states of India. Now coming to understand सिक्योरिटी, उन्होंने जो बिल पास किया है, ये बिल क्या है समझते हैं. द बिल का नाम है सिक्योरिटी स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल. ओके, तो ये एम करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओके को बंद करने, कॉम्बैट करने के लिए, टैकल करने के लिए. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑन द बिल? वी आर जस्ट गोइंग टू सी दिस बिकॉज ये एक स्टेट बिल है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द बिल सेज. तो ये क्रिमिनलाइज करता है वेरियस एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ के साथ
साथ इंटरफेरेंस करते हो। ओवर ऑइंग मतलब व्हेन यू आर काइंड ऑफ नजिंग पब्लिक सर्वेंट्स, ओके, इरिटेट अनॉय करना उनको, ओके, उनको धमकाना, दैट इज कॉल्ड ओवर ऑइंग। तो जब ओवर ऑइंग करते हो पब्लिक सर्वेंट्स को, तुम यहाँ पे परेशान करते हो। एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड वैंडलिज्म या पब्लिक फियर को जनरेट करना, एनकरेजमेंट ऑफ फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स, ओके, कोई ऐसा प्रमोट कर रहा है कि हाँ होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग डिसोबीडियंस, ओके, अगर आप लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए आप इनकरेज कर रहे हो कि हाँ डिसोबे करो इंस्टीट्यूशंस, ये सब गलत है। फर्दर पनिशमेंट्स कितना हो सकता है, 2 से 7 साल, फाइन भी हो सकता है। एंड ये मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज नॉन मेंबर्स जो फंड्स और सब रेज करते हैं या एनीवन कमिटिंग अनलॉफुल, इस पे ये वैलिड है। ओके, तो किस पे ये अप्लाई करता है ये बताया है। फर्दर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो भी छीन सकते हैं अगर उनको लगता है कि उससे वो फंड किया गया है, ओके, अनलॉफुल चीजें फंड की गई हैं, तो 15 दिन के अंदर वो हड़प भी ले सकते हैं। फर्दर दिस इज कॉग्निसेबल। कॉग्निसेबल का मतलब क्या है, व्हेन द क्राइम कैन पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट अ वारंट। ओके, सो कॉग्निसेबल मतलब विदाउट अ वारंट, मतलब जो बहुत ही ग्रेव मर्डर्स या रेप्स होते हैं, दैट इज ऑल आर कॉग्निसेबल। विदाउट अ वारंट पुलिस कैन अरेस्ट यू। फर्दर नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, नॉन बेलेबल इज व्हेन यू कांट गेट अ सिंपल पुलिस बेल। आपको मजिस्ट्रेट ही बेल दे सकती है, आपको जज ही बेल दे सकता है, जुडिशरी ही बेल दे सकती है, उसको बोलते हैं नॉन बेलेबल। अगेन फॉर सीरियस क्राइम्स नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। फर्दर हम देखते हैं इससे क्रिटिसिज्म क्यों है, मतलब व्हाट इज द कंसर्न व्हिच इज गिवन इन द आर्टिकल, क्योंकि इसमें बोला है डिसोबीडियंस प्रैक्टिस करना या डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन। नाउ इसका डेफिनेशन नहीं दिया, डिसोबे मतलब व्हाट, ओके, सो दैट कैन बी इलीगली यूज्ड अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज एंड सो। फर्दर क्रिमिनलाइज कर सकता है, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है या कोई नकार रहा है तो ये तुम समझोगे कि हाँ मैं इसके अंडर मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। सो पीसफुल प्रोटेस्ट भी यहाँ पे क्रिमिनलाइज कर सकता है, तो इसका भी एक फियर है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते हो बेसिकली, राइट। फर्दर UAPA and PMLA. What is this now? UAPA is the Unlawful Activities Prevention Act and PMLA is the Prevention of Money Laundering Act. Now ये सेंट्रल लॉज है। सेंट्रल लॉज में ऐसा कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं होता, बट इस लॉ में प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो रहा है। सो अगेन दिस इज इवन मोर स्ट्रिक्टर देन व्हाट, देन द सेंट्रल लॉज। नेक्स्ट, यहाँ पे इरोजन भी हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, जैसे कि यू आर प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी, राइट, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होना चाहिए, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहाँ पे तुमको यहाँ पे जो इनोसेंस है ये वाला पार्ट नहीं है, तुमको नकारने का कोई ये नहीं है, यू नो, इफ यू डिसोबे, इफ यू हैव अ राइट टू डिसेंट, दैट आल्सो इज टेकन अवे फ्रॉम यू। एंड आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेट का ज्यादा पावरफुल होना, यू नो, थोड़ा एकदम यू नो मोनार्किकल जैसा बनना, दैट एग्जैक्टली something wrong, right? This is something which is going to be leading to more problems. So अभी देखते हैं कि ये बिल कैसे टर्न्स लेता है या क्या इसका होता है आगे, we are yet to see. So that is all with regard to today's articles, जहाँ पे हमने बहुत सारे interesting articles देखे हैं, wide range of articles देखे हैं. If you have any questions, please do use the comment section to ask. If you have, and please also answer the type of questions that we've asked in this particular video. Thank you so much for watching.